इसी साल को ये मूवी प्रसारित हुई थी। ये क्रीचर है, ठीक है, ये अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है और ये 3 लड़कियां हैं। अब देखना यह है कि एक क्रीचर इन 3 लड़कियों में से किसे अपनी दुल्हन बनाएगा। क्या वो इन तीनों को अपनी दुल्हन बना लेगा, पर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। और हाँ, इस क्रीचर की एक बैक स्टोरी भी जो कि काफी शॉकिंग है, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। इस मूवी ने भाई बहन के रिश्ते को जिस तरह से परिभाषित किया है, मतलब इसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। और हाँ, क्लाइमेक्स में जो हगा इस मूवी ने, बाबा रे बाबा, कौन हकता है ऐसा मूवी। तो दोस्तों, इस दलदली भूमि को देखते हुए और इस काली ब्लू टी शर्ट से सवाल पूछते हुए मगर क्यों मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इस नदी को दिखाते हुए होती है जो आई थिंक एक जंगल में है। तब एक खूबसूरत लड़की निर्वस्त्र होकर इस पानी में नहाने जाती है। इस ताबीज को याद रखना, वो लड़की डुबकी ले लेकर नहा रही है और बीच बीच में ऐसी तैरती भी है। तभी हमें एक बड़ा सा चिपकली का पूर्वज दिखाया जाता है, मगरमच्छ, और वो उस लड़की पर झपट्टा मार देता है। क्या वो लड़की मर गई? पर पानी में खून तो नहीं दिख रहा। नहीं, वो जिंदा है। वो तैरते हुए जल्दी से किनारे पर आने लगती है। वो आ जाती है पर उसके दोनों पैर मगरमच्छ के पेट में है। ये पूरा सीन इस मूवी की परिधि बनाता है दोस्तों। और फिर हमें 4 पहिए की गाड़ी में कुछ लोग दिखाए जाते हैं। परिचय, ये जो गाड़ी चला रहा है इसका नाम ऑस्कर है और जो इसे छेड़ रही है उसका नाम क्या था? हाँ, इमली। एक्चुअली ये दोनों ब्रदर और सिस्टर है। ये जो बेबी कटिन वाली है इसका नाम बेथ है और ये बेथ का बेबी है, मतलब बीएफ, जिसका नाम रेंडी पार्कर है। रे से एक ही मात्रा हटा दो और फिर तुम रेंडी को पढ़ो, रन नहीं छोड़ो। ये जो मुस्टंडा, इसका नाम नेलिस है और इसकी साइड में जो फुलझड़ी बेटी है इसका नाम केरन पार्कर है। 1 मिनट, रेंडी पार्कर, केरन पार्कर, हाँ वो दोनों भी भाई बहन है। अच्छा, इन दोनों भाई बहनों के जेब बीएफ है पर इन दोनों भाई बहनों के जेब बीएफ नहीं है। इंटरेस्टिंग। चलो, इंट्रोडक्शन तो हो गया। ये लोग करने क्या जा रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये लोग छुट्टियां बिताने जा रहे हैं और वो भी जंगल में। जी हाँ, जंगल में। ये सारा का सारा प्लान ऑस्कर का है। मैं इन अमेरिकन बच्चों की ट्रिप की थोड़ी कॉमन बातें आपको बता देता हूँ। एक तो खूब पियेंगे, दूसरी बात फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे, तीसरी बात अपनी और दूसरे की जेब को खूब ताड़ेंगे, और चौथी बात अपनी जेब मिल गई तो ठीक, नहीं तो अपने दोस्त की जेब की ही टुकाई करेंगे। ये कुछ जनरल बातें इनकी ट्रिप की। खैर, तीनों लड़कियां जोर से मुतने की इच्छा प्रकट करती है तो उसका ठीक है, मैं इस गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता हूँ। एमिली जल्दी गाड़ी से निकल कर गैस स्टेशन में जाती है, पर क्यों? बाकी के लोग भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तुम केरन की अंगड़ाई देखो, वाह क्या सीन है। तभी एमिली बाहर आती है। वो कहती है लड़कियों, पेशाब करने झाड़ियों में जाना होगा, और एक कहकर वो चली जाती है। इसको इतनी जल्दी क्यों है? पर 1 सेकेंड, उसके हाथ में टिश्यू पेपर है, मतलब ये टिश्यू पेपर से पोंछने वाले लोग हमें हाइजीन का ज्ञान पेलते हैं। खैर छोड़ो, ये दोनों लेडीज भी झाड़ियों में मूत्र विसर्जन करने चली जाती है और ये तीनों जेंट्स स्टेशन के अंदर जाते हैं। हम स्टेशन के अंदर 3 और नए पात्र दिखाए जाते हैं। चोपर, जो इस स्टेशन का मालिक है, जिमी और टिम, जो यहाँ काम करते हैं। ऑस्कर यहाँ पर कुछ वियर्ड चीजें देखता है, यहाँ में दिखाई जाती है, जैसे मगरमच्छ नुमा इंसान, ये पेपर कटिंग जिसमें किसी क्रीचर का जिक्र है, और वो क्रीचर अमूमन दलदल नुमा इलाके में देखा गया। ये जो स्टेशन में 3 लोग हैं, उनका प्रभाव भी थोड़ा अजीब है। चोपर जरूर से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जिमी और टीम जरूर से ज्यादा क्रीपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्कर मगरमच्छ नुमा प्राणी को लोको जो बताता है, जबकि नेलिस इसे बिग फुट का एक वर्जन बताता है। तभी यहीं पर ऑस्कर की नजर एक पेंटिंग पर जाती है। ऑस्कर उस पेंटिंग को देखकर कहता है, दोस्तों ग्रिमली का घर देखो। ग्रिमली यहाँ का लोकल लीजेंड है, इसके बारे में हम आगे अच्छे से वार्तालाप करेंगे। इसे आप ऐसे समझे जैसे कि हर गांव की अपनी भूत की एक किंवदंती एक कहानी होती है, ग्रिमली भी कुछ ऐसा ही है। ऑस्कर चोपर से पूछता है, क्या इसका घर अभी भी है? चोपर हाँ में उत्तर देता है। तो ऑस्कर उससे ग्रिमली के घर का पता ले लेता है। यहाँ पर जिमी रेंडी से उलझने लगता है, उसे डराने लगता है, और मुझे रेंडी की बातों से पता चल जाता है कि वो एक आर्मी का सैनिक हुआ करता था। खैर, सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एमिली को अपनी टी शर्ट से बदबू आ रही होती है तो वो अपनी टी शर्ट चेंज कर लेती है। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑस्कर इन सभी को ग्रिमली के घर ले जाने के लिए कन्विंस करने लगता है और अल्टीमेटली सभी लोग मानी जाते हैं। यहीं पर ऑस्कर ग्रिमली की कहानी सुनाता है जो उसे उसके पापा ने सुनाई थी। वो कहता है, एक ब्यूटी नामक परिवार जो जमीन से दूर दलदल इलाके में रहता था।
वो कई पीढ़ियों से उन्हीं दलदली इलाकों में रह रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका परिवार घटता चला गया। अब ब्यूडिन परिवार में 2 ही सदस्य बचे थे, ग्रिमली और कैरोलिन। ग्रिमली की आखिरी उम्मीद कैरोलिन थी, वही उसके वंश को आगे बढ़ा सकती थी। एक सेकेंड, ग्रिमली और कैरोलिन कौन थे, उनका रिश्ता क्या था? अच्छा सवाल है, गाना सुनो। समझ गए? कहानी पर आते हैं। ग्रिमली कैरोलिन से अब शादी करना चाहता था, उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन शादी की पूर्व संध्या पर कैरोलिन एक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ ली जाती है। अब ग्रिमली की दुनिया उजड़ चुकी थी, वो टूट चुका था, उसे बदला चाहिए था। उसने अपनी सारी शक्ति समेट कर उस शक्ति को उस प्राचीन छिपकली की खोज में लगा दी और आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया और उसका जबड़ा अपने दोनों हाथों से तोड़ दिया। लेकिन अब ग्रिमली बदल चुका था, उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी, वो हैवान बन रहा था। उसने उस छिपकली की स्टोर किए हुए खाने को खाना शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे म्यूटेट होने लगा और एक क्रीचर में बदल गया, जिसे यहाँ के लोग लोकोजो कहने लगे। तो दोस्तों, ये थी लोकोजो या ग्रिमली की कहानी, जिस पर ऑस्कर को छोड़कर बाकी के लोग तनिक भर भी विश्वास नहीं करते। पर फिर भी हम यदि लोकोजो की बॉडी संरचना पर जाए तो एक प्राचीन छिपकली और एक इंसान का मिश्रण है। तभी सीन एक कचरा बिनने वाले पर आता है, उसे पानी में चिप्स की पन्नी दिखती है। ठीक है, तो ये भाई साहब उस पन्नी को ये सोच कर निकालने लगते कि उसमें कोई चिप्स होगी और वो गिरते पड़ते हुए उस पन्नी को निकाल लेते हैं। वो अपनी सक्सेस का आनंद लेने ही लगता है कि तभी वो क्रीचर यानी कि लोकोजो उस पर हमला करके उसे जीसस को प्यारा कर देता है। यानी कि लोकोजो कोई किंवदंती नहीं, एक सच्चाई है। ऑस्कर एक जगह गाड़ी रोकता है, यहीं से कुछ दूरी पर ग्रिमली का घर है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है केरन पार्कर ने नेल्सन को अपना बीएफ क्यों बनाया? क्योंकि वो मुस्टंडा है, उसे हर तरीके से खुश रख सकता है। ऐसा मैं नहीं, बेथ रेंडी पार्कर को बता रही है। अब तुम रेंडी की स्थिति समझो। पहली बात, केरन उसकी सिस्टर है। दूसरी बात, वो नेल्सन को पसंद नहीं करता। वो ट्रिप पर इसीलिए आया है क्योंकि बेथ आ रही थी और बेथ केरन का अच्छी दोस्त है। वेल, स्थिति तो सेम ही है क्योंकि रेंडी भी तो अपनी जेब के साथ आया है, पर फिर भी मेरी बहन किसी और के साथ का जो ब्रदर ईगो होता है, उसे आप रेंडी की शक्ल पर साफ साफ देख सकते हो। खैर, ये लोग ग्रिमली के घर के पास आ जाते, पर कोई भी माई का लाल उस घर के अंदर नहीं जाता। ये लोग उसे बाहर से देखकर आगे बढ़ जाते हैं। अरे बहन के पकोड़ो, थोड़ा घर के अंदर चले जाते ताकि मैं उस घर को देख तो पाता। इतना बिल्डअप किया उस घर को, और बहन की चूड़ी, तुम सब अंदर भी नहीं गए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो देख लेते। इसके तुरंत बाद हमें घर का मालिक यानी कि ग्रिमली यानी कि लोकोजो दिखा दिया जाता है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ भी चल रहा है, जो भी मन में आ रहा है बस दिखाते जा रहे हैं। फिर से हमें लोग दिखाए जाते हैं। इन लोगों ने तंबू वंबू लगा लिया है, ये आज रात यहीं रुकेंगे। और फाइनली केरन अपने भाई रेंडी से बात करती है। रेंडी भी लाइक, इसको आप जाकर याद आया कि मैं इसके साथ ट्रिप पर आया हूँ। तभी रेंडी, मेरी बियर खत्म हो गई है, मैं गाड़ी से बियर लेकर आता हूँ, वो ये साहब बेथ को बोलता है। और ये क्या, नेल्सन और केरन भी घूमने के लिए निकल जाते हैं। तुम रेंडी का रिएक्शन देखो। खेरा बे तीनों लोग ही बचे हैं, बेथ, एमिली और ऑस्कर। अब क्योंकि ऑस्कर एक नर है तो बेथ मादा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, पर बेथ मादा रेंडी नर के प्रति वफादार है, तो इससे खींच खाकर ऑस्कर नर अपने आवास में सोने के लिए चला जाता है। फिर हमें टीम और जिमी दिखाए जाते हैं। जिमी के पास बंदूक भी है। इन दोनों ने काफी पी रखी है। चोपर ने इनसे कहा है कि उनको उन 6 लोगों पर नजर रखनी है, तो ये दोनों नजर रखने जाते हैं। जिमी तो नशे में धूत है। अब जिमी की बंदूक टीम के पास है। जिमी आगे निकल जाता है और टीम को पेशाब आई होती है तो पेशाब करने लगता है। जिमी उसका इंतजार करने लगता है। ऐसा लगता है टीम के करीब कोई आ रहा है, पर हमारा तो काट लिया गया। जिमी जिसे पेड़ समझ रहा है वो तो लोकोजो है। और फिर क्या था, लोकोजो जिमी के जीवन को वही लोक कर देता है। अब टीम जिमी को ढूंढने लगता है। सीन एमिली मादा और बेथ मादा पर आता है। बेथ मादा ने भी काफी दारू पी ली है, तो एमिली मादा उन्हें उनके आवास में ले जाती है। अब एमिली मादा बेथ मादा को उत्तेजित करने की कोशिश करती है। इसमें एमिली मादा सफल भी होने लगती है, पर तब तक बेथ मादा नींद के आगोश में चली जाती है। यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग सीन बताता हूँ आपको। जब ये कर्म कांड चल रहा होता है तब इनकी तरफ एक बड़ा सा सांप आने लगता है, जिसे बड़ी आसानी से रेंडी मार देता है बिना किसी डर के, झिझक के। ठीक है, इसको ना मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। रेंडी बेथ के पास आता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर एमिली बेथ के नशे में होने का फायदा उठाने वाली थी, तो इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है और रेंडी टहलने के लिए चला जाता है। लोकोजो रेंडी पर नजर
रखा हुआ है। सीन केरन पार्कर और उसके हमसफर पर आता है जो कि बातें कर रहे हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ऑस्कर वहीं पर है, वो उन्हें देख रहा है, उनके प्रोग्राम की फोटो क्लिक कर रहा है। ये दोनों अपना प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। ये साले सभी ट्रिप में यही करने आते हैं। अब ऑस्कर की धमनी और शिराओं में उत्तेजना का संचार होने लगता है और तभी वहाँ पर एमिली आती है। एमिली भी लाइक, भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो यहाँ पर एमिली ऑस्कर की धमनी और शिराओं में बहने वाली उत्तेजना को अपने कोमल हाथों से और मुलायम हाथों से शांत करने लगती है और जल्द ही ऑस्कर शांत हो जाता है। तो एमिली निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एमिली के सामने चोपर आ जाता है, वो उसे एक पंच मारता है जिससे एमिली वहीं ढेर हो जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि चोपर ऑस्कर का पिताजी है, तो मतलब एमिली उसकी बेटी है। बेटी को ऐसा कौन मारता है? रैंडी इन दोनों को साथ में देख लेता है। उसे यहाँ पर इनका प्लान पता चल जाता है कि ये 3 लड़कियां केरन, बेथ, एमिली लोको जो की दुल्हन बनेगी और बाकी की 2 लड़के उसका खाना। वो अपनी बेटी एमिली तक को नहीं छोड़ रहा। जब आप अंधविश्वासी बन जाते हो तब ऐसी बातें आपको नॉर्मल लगती है, फिर आप सही गलत में अंतर करना भूल जाते हो। खैर ये सारी बातें सुनकर रैंडी अपनी बहन केरन के पास आने लगता है। पर 1 मिनट रैंडी, मुझे लगता है बेथ के प्रति तेरा कोई फर्ज है, तुझे उसे भी बचाना चाहिए। पर छोड़ो, शायद वो उसके बारे में भूल चुका है। हमें केरन दिखाई जाती है जिनका प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तभी इन दोनों के पास ऑस्कर आता है। ऑस्कर यहाँ पर एक झूठी कहानी गढ़ कर नेल्सन को रैंडी की मदद के लिए भेज देता है और ऑस्कर केरन के पास ही रुक जाता है। बढ़िया। नेल्सन भागते हुए रैंडी के पास आने लगता है, पर उसे सामने क्रिमली मिलता है जो खाना खा रहा है। नेल्सन उसे देखता ही रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। तभी रैंडी आकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर मूवी कितनी बड़ी गलती करती है सुनो। रैंडी जो एक सैनिक रह चुका है, जिसने अभी बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के एक बड़े से सांप को मार दिया, वो रोने और घबराने लगता है। और हाथ तो तब होगी जब नेल्सन जो एक आम इंसान है वो उसकी हिम्मत बांधने लगता है। वो क्रीचर से नहीं डरा, लेकिन रैंडी डर गया। वाह, अरे ठीक है, उसके पास बॉडी है, लंबा शरीर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होती वो कमजोर होता है। और रैंडी के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी नेल्सन से तो अच्छी ही है। और यहाँ से सडनली नेल्सन को बहुत ही पावरफुल दिखा दिया जाता है। छोड़ो बेकार का विवाद। जब रैंडी ऑस्कर के बारे में नेल्सन को सब कुछ बताता है तो ये दोनों केरन के पास जाने लगते हैं। सीन एमिली पर आता है। तभी उसके पास चोपर आता है। वो उसके गले में वो ताबीज डालता है और कहता है, ये ताबीज पहले तुम्हारी मोम के पास था, उससे पहले तुम्हारी दादी के पास था। 1 मिनट, जो हमने मूवी की शुरुआत में लड़की देखी थी तो क्या वो एमिली की मोम थी? और उससे भी बड़ा सवाल, वो चोपर की बीवी थी, उसने चोपर को पसंद किया था। पता नहीं इस मूवी में क्या ही चल रहा है। चोपर आगे कहता है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमें करने का अधिकार मिला, इससे हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। यहाँ भगवान से मतलब लोको जो से है। यहाँ के लोग उसे भगवान के रूप में पूछते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर चोपर एक बहुत ही घिनौनी घटिया से हरकत करता है। वो अपनी बेटी का पैर यानी कि एमिली का पैर काट देता है ताकि वो भागे ना। निर्दयी पिता और निर्दयी भाई भी, वो भी अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करता। साले ने उस बेचारे से मजे तो पूरे ले लिए, लेकिन जब अब उसके लिए कुछ करने का टाइम आया तो भाग रहा है। नेल्सन और रैंडी तड़क तड़क करते हुए केरन के पास आ रहे हैं। तभी एक गोली आकर नेल्सन के पैर को चूम लेती है। एक काम टीम का होता है। अब यहाँ देखो, टीम रैंडी को बंदूक का बैक वाला हिस्सा मारता है, जिससे रैंडी को बहुत दर्द पीड़ा होने लगती है। लेकिन उसी टाइम नेल्सन टीम पर हमला करके उससे उसकी बंदूक लेकर उसी बंदूक से उसे मार देता है, जबकि उसे गोली लगी है। और रैंडी को अभी तक दर्द हो रहा है, लेकिन नेल्सन का दर्द छूमंतर हो गया। सीन बेड पर आता है। ये भी मूवी में है। वो जागती है, वो जाग कर बाहर आती है, उसे बाहर कोई नहीं दिखता। तभी उसकी नजर खाना खाते हुए लोको जो पर जाती है। ये कितना खाता है। लोको जो भी उसे देखता है, क्या माल है, कितनी क्यूट है, तू ही मेरी दुल्हन बनेगी। और एक गाना सुनकर बेद चिल्लाने लगती है। तभी सीन एमिली पर आता है। चाहे ग्रिमली कहो, चाहे लोको जो या क्रीचर, वो उसके पास आता है। एमिली डरने के अलावा कर ही क्या सकती है, तो खूब डर
रही है। लोकोजो, तू ही तो मेरी दुल्हन बनेगी, तू ये कपड़ा पहनेगी। एक कपड़ा कैरोलिन का है। फिर लोकोजो उस लॉकेट को देखकर पता नहीं क्यों पर चिल्लाता है। क्या उसे ये पता चल गया कि ये टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करती है, या फिर उसे ये पता चल गया कि उसने अभी तक हाथ नहीं धोए, या फिर एमिली उसे पसंद नहीं आई। क्या लगता है, क्या हो सकता है इस चिल्लाने के पीछे? कमेंट करके बताइए। इधर जीजे साले की जोड़ी दिखाई जाती है। पता नहीं कहाँ से पर लोकोजो वहाँ पर भी आ जाता है। ये लोकोजो ना होकर भगवान हो गया, हर जगह मौजूद है और वो जीजू को पकड़ लेता है। ठीक है, तो साले साहब अपनी होने वाली सिस्टर का सुहाग बचाने के लिए लोकोजो पर हमला करते हैं, पर लोकोजो जीजू को छोड़कर साले को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। यहाँ पर स्लेशर मूवी का एक अनकहा नियम टूट गया। नेल्सिन, एमिली, कैरन, ऑस्कर और बेथिन सभी की धमनी सिराओं में उत्तेजना की तीव्रता उत्पन्न हुई थी और किसी तरीके से इन लोगों ने इस तीव्रता को शांत कर लिया था। लेकिन रेंडी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यार थोड़ा सा तो उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई किया होता। और नेल्सन अपने मरते हुए साले को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो उस जगह आता है जहाँ उसने कैरन को छोड़ा था, पर वहाँ पर कैरन नहीं होती। वो आगे स्ट्रेट भागता है। कितनी तेजी से भाग रहा है ना वो, जैसे मैराथन भाग रहा हो। जबकि इस टकलू को यहाँ जांग में गोली लगी हुई है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पैर में कांटा चुभ जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है और ये भाई साहब पैर में गोली खाकर भाग रहे हैं। तालियां होनी चाहिए, तालियां। वो एक घर के पास आता है। वो इस आदमी को देखकर हमें चिढ़ाने के लिए उसे जिस पैर में गोली लगी होती है उसी पैर से उसे मार देता है। उसकी दोनों टांगे देखो, कहीं पर भी गोली का नामो निशान दिख रहा है। चलो मान लिया कि गोली ऑटोमेटिक उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसका शरीर ऑटोमेटिक हील हो गया, लेकिन मेरे भाई जिनसे में जो छेद बना था वो कहाँ गया? खून के धब्बे कहाँ गए? क्या कपड़े भी ऑटोमेटिक हील हो गए और धुल गए? हाँ, पता नहीं कौन सा चरस फूक कर ये मूवी बनाई गई है। नेल्सन घर के अंदर आता है। उसे वहाँ पर एमिली मरी हुई मिलती है। तभी वहाँ पर ऑस्कर आता है। ये भूतिया नेल्सन को डराने लगता है। नहीं, नेल्सन को डराने लगता है तो क्या, नेल्सन उसे पल भर में ही मार देता है। इतनी स्पीड तो एक वेल ट्रेंड कमांडो की नहीं होती जितनी इस आम इंसान भूतिया टकलू नेल्सन की है। नेल्सन जरूरत का सामान लेकर इसी घर में केव होती है जो उसे बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो उसके अंदर चला जाता है और उसे कैरन बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये कौन से कपड़े पहने इसने? कहीं ये कैरोलिन के तो नहीं? नेल्सन उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर लोकोजो, ऐसे कैसे? तू मेरी होने वाली दुल्हन को इतनी आसानी से ले जाएगा? तभी नेल्सन को फटाक से एक और केव दिखती है जो बाहर जाती है। तो नेल्सन तुरंत पहले कैरन को आगे करता है और फिर वो केव से बाहर आने लगता है और ये दोनों आसानी से बाहर आ जाते हैं और लोकोजो उन्हें देखता रह जाता है। ये लोग दौड़ रहे हैं। लोकोजो अपने रास्ते से बाहर आता है। ये दोनों दौड़ कर एक नाव के पास आते हैं और अब जाकर कैरन को अपना भाई रेंडी पार्कर याद आता है। उसकी मौत के गम में दो चार आंसू बहा लेती है। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। ये दोनों जाने लगते तभी उनके समक्ष पार्कर की गर्दन आकर गिरती है। ये देखकर कैरन चिल्लाते हुए भागने लगती है और तभी लोकोजो आकर नेल्सन को पानी में गिरा देता है। चोपर के आदमी कैरन को पकड़ लेते हैं। कैरन को एक जगह बांध दिया गया है और इस एरिया के जितने भी लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। ये लोग एक तरह से प्रसाद के रूप में कैरन को लोकोजो को देने वाले हैं। ये लोग उस क्रीचर को यहाँ का जेकांत सिक्रे मानते हैं। ये लोग उसे बुलाने के लिए उसकी प्रार्थना करने लगते हैं ताकि उनका भगवान कैरन का भोग कर सके और लोकोजो आता है। यार लोकोजो की लाइफ कितनी बढ़िया है, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां उसे मिल रही है। तभी वहाँ पर सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन के पिताजी टकलू मैन आता है। लोकोजो से एक पंच मारता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लोकोजो नेल्सन की छाती पर इतने भारी भरकम पंच मारता है जिसकी कंपन से दलदल भूमि में तो छेद हो जाता है, पर नेल्सन को कुछ नहीं होता। बस उसे थोड़ा बहुत मुंह से खून आता है। मैं बोलूं अगर मोदी जी की 56 इंच की छाती होती ना, वो भी टूट जाती। अगर सच्ची का सुपरमैन होता ना, पल भर के लिए उसकी छाती भी दम तोड़ देती। पर नेल्सन की छाती के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो इस बात पर हंस रहा है कि वो बदसूरत है और एक खूबसूरत है। देखो अब नेल्सन लोकोजो पर हमला करता है। उसके पंच लोकोजो को लग रहे हैं, जबकि उसकी चमड़ी कितनी मोटी है। नेल्सन उसे उस गड्ढे में गिरा देता है जो अभी मुक्कों के कंपन से बना और लोकोजो दलदल गड्ढे में धंस जाता है। नेल्सन को लगता है शायद वो मर गया। ये दोनों खुशियां मनाने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, हो गई प्यार की जीत। तभी लोकोजो आता है। वो कैरन को पकड़ कर अपने साथ ले जाता है तो नेल्सन भी उसके पीछे आता है। फिर हमें क्या दिखाया जाता है पता है? कैरन सही सलामत दूसरे गड्ढे से बाहर आ जाती है। ठीक है, समझ ला। नेल्सन भी बाहर आ जाता है और वो अपनी जीत के तौर
तौर पर लोकोजो की ये वाली चीज लेकर आता है, मतलब कि उसने लोकोजो को मार दिया। नहीं, हम तो भूतिया है, हमें कुछ नहीं दिखता। चलो एक बात बताओ, तुम दोनों ने 3 से 4 घंटे दलदली भूमि के अंदर सांस कैसे ली? लोकोजो का समझ में आता है, उसी पर्यावरण में पला बढ़ा, उसने यहाँ के पर्यावरण के अनुसार खुद को एडॉप्ट कर लिया है। वो आसानी से दलदल भूमि के अंदर सांस ले सकता है, पर तुमने कैसे ली? चलो वो भी छोड़ो, नेल्सन ने लोकोजो को कैसे मारा, किस हथियार से मारा? मतलब कुछ भी। तुमने इस टकलू को पावरफुल दिखाने के चक्कर में बाकी सारे कैरेक्टर्स को कमजोर कर दिया, और लास्ट में तो आपने लोकोजो को भी कमजोर कर दिया जो इससे कई गुना पावरफुल था। और हाथ तो तब हो गई ये भूतिया लोकोजो के घर में गया, उसे मार कर भी आ गया, लेकिन उसके शरीर पर कोई खरोच नहीं आई, और जो खरोच आई थी गोली की वो भी गायब हो गई। उसका घाव दर्द भी गायब हो गया। ये टकलू केरन कुटा कर बड़ी आसानी से चल रहा है। मैं पूछता हूँ वो गोली का घाव कहाँ गया? खैर ये दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से निकलो। सिन गैस स्टेशन पर आता है, यहीं पर चोपर दिखाया जाता है। ये लड़की कौन है? ये तो बेथ है। क्या ट्विस्ट है मारा। क्रिस्टोफर नोलन और एस.एस. राजामौली न मार पाए। गजब, ये जिंदा है। और ये बच्चा किसका है? लोकोजो का या फिर इस चोपर का? बेथ के गले में वो ताबीज है और उस बच्चे के कान नहीं है। मैं भी वो लोकोजो का बेबी हो। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये बेफालतू का सीन था। मूवी निर्माताओं को लगा हमने एक बेहतरीन मूवी बनाई है, अगर ये मूवी चल गई तो हम इसका सेकंड पार्ट इस बच्चे पर बना देंगे। पैसा ही पैसा होगा, पर ले ऑडियंस।